हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युत की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पहला चैप्टर पढ़ना है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला यूनिट है स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर वैद्युत की में हमें आवेश के बारे में पढ़ना है। क्या चीज? आवेश के बारे में। ठीक है, और वो भी कैसा आवेश? तो स्थिर आवेश। यानी कहने का अर्थ है कि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हमें मेन चीज इसमें आवेश के बारे में समझना कि आवेश क्या होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर आवेश पर ही निर्भर है और आवेश से संबंधित घटनाओं का हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसका आवेश का हम लोग जो डिफिनेशन है उसको देखते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने लगती है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी वस्तु में आवेश आ जाए, यानी कि यदि कोई वस्तु आवेशित है तो वह वस्तु विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शन करने लगती है। यानी कि उससे विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबक जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे किस से डिनोट करते हैं? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि। आवेश क्या है? अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं होती, इसमें केवल परिमाण होता है, इसलिए क्या है? अदिश राशि। ठीक है, आवेश कैसे मात्रक हो गए? अदिश राशि हो गया। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। धन आवेश, ये बात सबको पता भी होगा, और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। अदिश राशि है आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार की होती है। ठीक, आवेश का ये हो गया आवेश का न्यूनतम मात्रा। आवेश का न्यूनतम मात्रा, आवेश का न्यूनतम मात्रा E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये भी हम लोग याद रखेंगे। आवेश की न्यूनतम मात्रा क्या होती है? स्वतंत्र अवस्था में आवेश की न्यूनतम मात्रा, ये स्वतंत्र अवस्था की बात ही याद रखना। ठीक है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होती है। अब इतना हम लोग सीख लिया। आवेश की बीमा भी लिख सकते हैं, बीमीय सूत्र। आवेश का बीमीय सूत्र। ठीक है, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं। 10th क्लास में एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, Q बराबर आई टी। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग बीमीय सूत्र लिख सकते हैं। Q बराबर कितना होता है? आई टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आई का बीमा होता है लिमिट ए और टी टाइम है, तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। तो आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? ए इंटू ए टी। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो नोट को भी कर। अब देखिए,
अगला हेडिंग है हम लोग का आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें आवेश के बारे में पढ़ना है कि ये वस्तु कैसी आवेशित होती है, आवेश क्या होता है, अब हमें ये समझना है। ठीक है, ठीक है। जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे कि पेन को ऐसे बालों में रगड़ते थे, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जैसे ले जाते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े से क्या होते थे, चिपक जाते थे। तो कहने का अर्थ कि कागज के टुकड़े आखिर से क्यों चिपकते थे, क्योंकि ये बालों से रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण इसमें, इस जो पेन है इसमें क्या होता था, आवेश आ जाता है। आवेश आ जाने के कारण ये छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करते थे, मतलब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगे। ठीक है, तो आवेश क्या हुआ, आवेश के कारण इसमें गुण आ गया किसी को आकर्षित करने का, यानी कि ये विद्युत क्या करती है, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने लगती है। ठीक है, अब समझते हैं इसको, आवेश की संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना हम लोग परमाणु के आधार पे समझ सकते हैं, परमाणु मॉडल के आधार पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु में पता है इसके अंदर केंद्र पे क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये परमाणु, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में, मुख्य मतलब अपने अपने विशेष ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब इससे पहले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि आवेश जो सॉरी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और परमाणु विद्युत उदासीन होने का अर्थ है कि परमाणु पर नेट आवेश यानी परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन। अब उदासीन क्यों होता है कि परमाणु के अंदर जितनी संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं और परमाणु विद्युत उदासीन हो जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक परमाणु है, कोई भी परमाणु है, तो इस परमाणु में मान लेते हैं कि 5 प्रोटॉन है, ऐसे डिनोट कर लेते हैं इसको, 5 प्रोटॉन है, धनावेशित है, तो 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, दूसरा एक परमाणु है मेरे पास, उसके पास भी मान लेते हैं कि 10 प्लस है, या फिर मान लेते हैं कि 4 नाभिक है, ये इसमें 4 प्रोटॉन है, 4 प्लस है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ये चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि इसमें 4 प्लस और 4 माइनस है। ठीक है, ये बात समझ गई। मेरे पास एक परमाणु है जिसमें 5 प्लस और 5 माइनस है, दूसरा परमाणु है 4 प्लस और 4 माइनस है। अगर किसी कारणवश या घर्षण के कारण किसी कारणवश मान लेते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस परमाणु में चला है, तो मान लेते हैं कि ये जो परमाणु है इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला है इस पर, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया इस पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए क्या होता है, ये प्लस 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 ऐसे मिलकर कट जाएगा, तो इस परमाणु पर एक पॉजिटिव बच गया। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव ऐसा बच गया जो कट नहीं रहा, मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण से क्या होता था, कट जाता था, तो परमाणु उदासीन हो जाता था। अब क्या हुआ कि इसमें एक प्रोटॉन बच गया, तो अब ये परमाणु क्या हो गया, ये परमाणु धनावेशित हो गया। फिर उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन इस पर आया, इस परमाणु पर आया, तो ये 4 प्लस माइनस मिल खत्म हो जाएंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर बच गया, तो ये परमाणु क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, और ये परमाणु क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि ये वाला परमाणु धनावेशित हो गया और ये वाला परमाणु क्या हुआ,
ऋणावेशित हो गया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया है, तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित। फिर उसी तरह जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या फिर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह परमाणु क्या हो जाता है, ऋणावेशित होता है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि आवेश दो प्रकार हुए, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े हैं कि समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस रहेगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, अगर एक प्लस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, माइनस, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, अब देखिए आवेश की संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों परमाणु को आवेशित करने का कारण कौन उत्तरदायी था, किसके कारण ये दोनों परमाणु आवेशित हुए, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस परमाणु पर आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये क्या हो गया, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन इस पर आने के कारण ये क्या हो गया, ऋणावेशित। अब क्योंकि देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर रहते हैं और नाभिक के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रबल नाभिकीय बल। ये बात याद रखना, नाभिक के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रबल नाभिकीय बल, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बहुत तेजी, बहुत मजबूती से बांधे रखता है। ये दुनिया का मतलब कह सकते हैं ये संसार का सबसे प्रबल बल है। ठीक है, इसके कारण ये प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन परमाणु से नहीं निकल सकते, केवल कौन सा कण निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात याद रखना कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इसे मिटा रहा हूं। अब कुछ नोट करने वाली बात है, याद रखने, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 केजी। ठीक है, ये बात याद रखना। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश ई बराबर इतना ही होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है लेकिन प्लस में होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर कितना, -19 कूलम। ठीक है, अभी प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 के पावर -31 केजी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 केजी, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 के पावर -31, सॉरी 1.67 गुणे 10 के पावर -27 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। क्या चीज, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना। ये इतना भारी होता है जिसके कारण ये भी कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना में अभी होता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, मतलब आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत ही भारी होता है और वो परमाणु से निकल नहीं सकता। ठीक है, तो ये नोट कर लेना और इसको याद रखना। तो आवेश समझ में आया, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो परमाणु क्या बन जाता है, धनावेशित, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, और कुछ नोट करने वाली बात है, इसको याद रखेंगे। पहला नोट है, जब आवेश रेस्ट पर हो, स्थिर हो, जब आवेश स्थिर हो तो
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। जब आवेश रेस्ट पर हो तो उससे केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, जब आवेश एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग मतलब कि उसका वेग एकदम कांस्टेंट रहे, समय के साथ नहीं बदले, वो जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाए। जब आवेश एक समान वेग से गतिमान हो तो उससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। जब आवेश एक समान वेग से गतिमान हो तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तीसरा है, जब आवेश त्वरण के साथ गति करे, जब आवेश त्वरण के साथ गति करे तो उससे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये तीनों मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जब आवेश रेस्ट पर हो तो उससे केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश गति में हो तो एक समान वेग से गति में हो तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। जब आवेश त्वरण के साथ गति में हो, गति करे तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। ये नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग आवेश के विभिन्न मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आवेश के गुण को पढ़ेंगे, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आवेश के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। तो आवेश के अब हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, ठीक है। इसे सी या सीबी से डिनोट करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। दूसरा, आवेश का कार्यकारी मात्रक, फैराडे, आवेश का कार्यकारी मात्रक फैराडे या एम्पियर इंटू आवर होता है। एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर इंटू आवर होता है, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आवेश का सीजीएस मात्रक। कैसी? आवेश का सीजीएस मात्रक। देखिए, आवेश के सीजीएस मात्रक दो होते हैं, तुम लोग लिखते हैं सीजीएस मात्रक दो होते हैं। पहला होता है ESU और दूसरा होता है EMU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। EMU का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, या इसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं स्टैट कूलाम, या इसका एक और नाम है फ्रैंकलिन। क्या थी? फ्रैंकलिन। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, या स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन, ये सीजीएस का पहला मात्रक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब विद्युत चुंबकीय इकाई, इसका या ABC ऐसे लिखते हैं इसको,
एबीसी, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है। अब देखिए सीजीएस में दो मात्रक क्यों बनाए गए, ईएसयू और ईएमयू जो दो मात्रक है। देखिए ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत का अर्थ क्या होता है, जब आवेश रेस्ट पे हो, जब आवेश रुका हुआ हो तो हम लोग कौन सा यूनिट यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जब आवेश गति में हो तो उसके लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लिख लेते हैं, जब आवेश रेस्ट पर हो, क्या, जब आवेश रेस्ट पर हो, जब आवेश गति में हो, जब आवेश गति में हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जब आवेश रेस्ट पर हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे पॉज करके नोट करें। चलिए देखते हैं हम आवेश के विभिन्न मात्रकों के बीच संबंध। अब देखते हैं, अगला हेडिंग है आवेश के विभिन्न मात्रकों के बीच संबंध, मतलब जो विभिन्न प्रकार के यूनिट है उनके बीच क्या रिलेशन है। तो हेडिंग देते हैं, पहला हेडिंग है ईएसयू तथा ईएमयू में संबंध। ईएसयू तथा ईएमयू में संबंध। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हमें संबंध लिखना है, मतलब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU। एक कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बात याद रखेंगे, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलाम। फिर उसी तरह एक कूलाम बराबर होता है, कूलाम सीबी या सीबी लिख सकते हैं, 1/10 ABC एब्सोल्यूट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलाम और एक कूलाम बराबर 1/10 ABC। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, तो दोनों का एलएचएस क्या है, बराबर है, तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आरएचएस 1/10 ABC और ये 3 × 10 के पावर 9 ई स्टेट कूलाम लिखते हैं, स्टेट कूलाम। तो एक ABC बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा होगा तो 10 के पावर में चला जाएगा, 10 के पावर 10 स्टेट कूलाम। ठीक है, तो ये बातें हम लोग याद रखेंगे। क्या चीज, एक ABC एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर 3 × 10, सॉरी ये 10 हो जाएगा ना, 3 × 10 के पावर 10 स्टेट कूलाम। ठीक है, अब देखिए एक ABC क्या था, ABC को हम लोग लिख सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो है ABC, 3 × 10 के पावर 10 स्टेट कूलाम, ये EMU है ना। एक ABC EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 3 × 10 के पावर 10 स्टेट कूलाम को लिख सकते हैं ESU। ये भी हम लोग याद रखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अगला हेडिंग देते हैं फैराडे और कूलाम के बीच संबंध। दूसरा हेडिंग है फैराडे और कूलाम के बीच संबंध। ठीक है, देखिए एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्योंकि एक फैराडे बराबर क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पर जितना आवेश होगा वो 1 फैराडे के बराबर होता है।
तो 1 फैराडे। अब देखिए एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवे, तो एक मोल में कितनी संख्या होती है, कितने कण होते हैं? तो एक मोल एवोगाड्रो संख्या, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? 6.02 गुणे 10 के पावर 23, यही तो है एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1 ई लिखते हैं, यानी कि 1 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 किलो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ई लिखते हैं और 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर कितना? -19 किलो। अगर उसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3, 4 है तो 4 ई, 5 है तो 5 ई। इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 फैराडे बराबर 6.02 गुणे 10 के पावर कितना? 23, और इतने पर आवेश, एक पर 1 ई था तो ये हो जाएगा इतना ई, तो 1 फैराडे बराबर 6.02 गुणे 10 के पावर 23, और ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर कितना? -19। ठीक, कूलॉम। तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम, इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग याद रखें। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500। ये बुक में दिया होता है 1 फैराडे बराबर 96,500। कैसे आता है एक 96,500? ये इसका डेरिवेशन, इसको याद रखिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तीसरा है 1 एम्पियर इंटू आवर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इंटू आवर को हमें कूलॉम में चेंज करना है। तो 1 एम्पियर इंटू आवर बराबर देखिए 1 एम्पियर वैसे ही रहने देते हैं, 1 आवर, 1 एम्पियर इंटू आवर, 1 आवर मतलब 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? तो पहले 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में, और फिर 60 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? ये चेंज सेकेंड में हो जाएगा। तो 1 एम्पियर इंटू आवर, तो ये कितना हो जाएगा? 3600। ये 1 से गुणा होगा कोई चेंज नहीं होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 एम्पियर गुणे आवर बराबर 3600 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, हम इससे पहले लिखवाए थे कि ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलॉम या एम्पियर इंटू क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कूलॉम लिख सकते हैं। तो 1 एम्पियर इंटू आवर बराबर कितना हो जाएगा? 3600 कूलॉम। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है आवेश के गुण। ठीक है, बहुत सारे आवेश के गुण हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसका नोट्स तैयार करते रहिएगा। हर एक लेक्चर का नोट्स तैयार कर